हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत कुमार एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था तो उस मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में अभी लगभग एबीसीडी कर करके अनुच्छेद लगभग 450 के ऊपर है। अनुच्छेद लगभग 450 के ऊपर है। और यदि क्रम से बात की जाए तो अभी भी आज भी अनुच्छेद 395 ही है क्रम से। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है भाग एक। भाग एक का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग एक के अंतर्गत भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक विस्तृत। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता, जो कि आपको ध्यान देना, यहाँ पे आ सकता क्वेश्चन कि भारत एक राज्यों का समूह है, ग्रुप है या संघ है। तो आपको संघ शब्द का यूज करना है। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद 2। इसमें राज्यों के निर्माण। अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 2 में राज्यों के निर्माण या स्थापना का प्रावधान है। यदि भारत के बाहर की कोई भूमि, भारत के बाहर का कोई राज्य यदि भारत में शामिल होना चाहता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा। अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा। और अनुच्छेद 3 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 में जो है, तो इसमें बताया गया है कि राज्यों के नाम, क्षेत्र निर्माण। राज्यों के नाम और क्षेत्र निर्माण। अब इस लाइन का मतलब है कि यदि भारत के अंदर के राज्यों के जितने भारत में 28 राज्य हैं, उन राज्यों में से यदि किसी का नाम में परिवर्तन करना है या किसी के क्षेत्र में परिवर्तन करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, नाम चेंज करना है, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि जो राज्यों का निर्माण होगा और परिवर्तन होंगे जो नाम में, क्षेत्र में, तो उस नाम परिवर्तन करने की और स्थापना करने की किसी राज्य की, यह शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा संसद। संसद को ब्रिटेन से अपनाया गया था। संसद को कहाँ से अपनाया गया था? तो ब्रिटेन से अपनाया गया था। तो संसद में हम बात करते हैं तो भारत का संविधान कहता है कि भारत में एक संसद होगी। तो अनुच्छेद 79 यानी 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी। तो अनुच्छेद 79 में आ जाता संसद। और फिर संसद के 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो सबसे पहले उच्च सदन आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा यानी उच्च सदन। राज्यसभा यानी उच्च सदन। राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, और उसके नीचे है अनुच्छेद 81, इसमें लोकसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में किसका प्रावधान है? तो लोकसभा का प्रावधान है। लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 100 यानी 100। अनुच्छेद 100 में अध्यक्ष निर्णायक मत। अनुच्छेद 100 में यानी 100 में, अनुच्छेद 100 में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रावधान है। मतलब इस लाइन का मतलब है कि यदि लोकसभा में किसी मुद्दे के लिए लोकसभा में किसी मुद्दे पर यदि वोटिंग कराई जाती है, तो यदि दोनों बराबर मत है, दोनों बराबर है
और यानी 50 अर्थात 50-50 दोनों 50-50 हैं, तो उसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह निर्णायक मत कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा 105, इसमें संसद के विशेष अधिकारों का वर्णन है। इस अनुच्छेद में संसद के विशेष अधिकारों का प्रावधान है, जो कि संसद के विशेष अधिकार है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा 108, इस अनुच्छेद में बात की गई है संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है जब राज्यसभा और लोकसभा की बैठक होती है तो उसे ही संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में बताया गया है। और अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 110। 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक या वित्त विधेयक का जो निर्णय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। जो धन विधेयक होते हैं या वित्त विधेयक होते हैं या और कई मतलब विधेयक होते हैं, उनका जो निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। और हम बात करेंगे अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। बजट का प्रावधान मतलब वार्षिक वित्तीय लेन देन का प्रावधान। वार्षिक वित्तीय लेन देन का प्रावधान वो किसमें है? वह अनुच्छेद 112 में। जो हमारे भारत का एक साल का, एक वर्ष का जो बजट आता है, जो बजट संसद में पेश होता है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। हमारा अनुच्छेद 116, इसमें लेखानुदान का वर्णन है। लेखानुदान का प्रावधान हुआ है अनुच्छेद 116 में बताया गया है। लेखानुदान क्या होता है? जैसे कई प्रकार के खर्चों का वर्णन बजट में नहीं किया जाता, उसका अलग से बिल बनाकर संसद में पेश किया जाता है, तो उसी को लेखानुदान कहते हैं। जो बजट में नहीं होता है उसे लेखानुदान कहते हैं। लेखानुदान को संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 117। 117 वित्त विधेयक का प्रावधान करता है। वित्त विधेयक का प्रावधान करता है। अब इसको याद कैसे करना, देखिए सबसे पहले इसको एक भाग में बांट लीजिए, इसको याद कर लीजिए अनुच्छेद 79, 80, 81। फिर आप लोग पहले बजट, 112 और 116 को कर लीजिए याद, और धन विधेयक और वित्त विधेयक को कर लीजिए याद, और इनको कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 कहता है, 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है तो अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अनुच्छेद 53 में जब राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है तो राष्ट्रपति के कुछ शक्ति भी होंगे, कुछ कार्य भी होंगे। तो अनुच्छेद 53 यानी 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 53 में। और हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 54 यानी 54 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में यानी अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान। और अनुच्छेद 72 यानी 72 में, अनुच्छेद 72 में जो है
तो क्षमादान का प्रावधान है, किसका है? क्षमादान का प्रावधान है। मतलब राष्ट्रपति महोदय के मृत्यु दंड से लेकर के कई प्रकार के अपराधों को क्षमा करने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, क्षमादान का प्रावधान अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन का प्रावधान है। लोकसभा का विघटन का प्रावधान। अब कोई बोले लोकसभा का विघटन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वह आपको बताना अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, और लोकसभा का विघटन मतलब होता है लोकसभा को भंग करने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 85 में है। और प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा 123। इस अनुच्छेद में अध्यादेश के बारे में प्रावधान है। अध्यादेश का प्रावधान अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश का प्रावधान अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश का मतलब होता है दोस्तों, अध्यादेश का मतलब होता है जैसे मान लीजिए, जैसे भारत में कानून बनाने की हमारे भारत में, हमारे देश में एक संसद है। संसद के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से? पहला राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। अब जब कानून बनाना होगा तो जब बारी बारी से परमिशन देंगे तब जाकर के एक कानून का निर्माण होगा। लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है वो साल में 2 से 3 बार होती है। ठीक है, और जब यदि देश को अति आवश्यक जरूरी मतलब कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो अध्यादेश का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपना साइन करके कानून को लागू कर सकती है, कानून को बना सकती है। ठीक है, तो अध्यादेश का मतलब होता है कि तीनों की शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास आ जाती है, अध्यादेश का मतलब। और राष्ट्रपति कानून बनाकर साइन करके वो कानून को लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 में आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 143 में प्रावधान है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं कानूनी संबंधी के लिए। ठीक है, कानून से संबंधित के लिए मतलब राष्ट्रपति वो ले सकते हैं सलाह। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अब उपराष्ट्रपति, हमारा संविधान कहता है, भारत का हमारा संविधान कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है, तो उपराष्ट्रपति मतलब अनुच्छेद 63 यानी 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है, उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 64 में बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 64 में यह प्रावधान बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं अब प्रधानमंत्री हमारा। अब देखिए अनुच्छेद 74 क्या प्रावधान बताता है। जो राष्ट्रपति है वह केंद्रीय कार्यपालिका या संसद का जो केंद्रीय कार्यपालिका का जो है तो प्रमुख बिंदु होता है। तो उसकी राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान जो है तो अनुच्छेद 74 यानी 74 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान दिया गया है जो ये मंत्रिपरिषद है उसके जो हेड है वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। उसके जो हेड है वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी होंगे, प्रधानमंत्री महोदय जी होंगे। इस मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष जो है तो प्रधानमंत्री महोदय जी होंगे। अब यहाँ आ जाते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय में आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मतलब भारत की जो केंद्र मतलब दिल्ली है, जो राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 131 में बात करते हैं तो अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार इसका मतलब इसको हम क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बेसिक्स पावर्स हैं वह अनुच्छेद 131 में है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बेसिक्स पावर का प्रावधान अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार यानी क्षेत्राधिकार का जो प्रावधान है अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है। इस न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि यदि संसद या कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय लेती है या कानून बनाती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस विधि की समीक्षा कर सकता है, जांच कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और यदि संविधान के अनुरूप नहीं है, विपरीत है, अर्थात संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाता है तो उसे खारिज कर सकता है। इस यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 137 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 143 जो हम अभी यहाँ पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को जो है तो सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से यानी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मान भी सकते हैं और माना भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों महान न्यायवादी और सीएजी। महान न्यायवादी और सीएजी ये संवैधानिक पद हैं। अनुच्छेद 76 यानी 26 महान न्यायवादी का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 148 सीएजी का प्रावधान करता है, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है तो राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, और सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। और महान न्यायवादी का जो मुख्य कार्य है वह यह है कि जो मतलब भारत सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करना। जो महान न्यायवादी का मुख्य कार्य है वह है भारत सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करना। और सीएजी का मुख्य कार्य है कि जो भारत सरकार द्वारा खर्चे या आमदनी की जाती है उनका लेखा जोखा रखना, यानी उनका परीक्षण करना। और सीएजी इस महान न्यायवादी का जो तो कोई भी कार्यकाल नहीं होता, राष्ट्रपति जी किसी भी टाइम इसे बदल सकते हैं। और सीएजी का जो है तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, मतलब कि 6 वर्ष तक कार्यकाल रहता है, चाहे तो 6 वर्ष पूरा हो जाए, चाहे तो इनकी एज पूरी हो जाए। आई होप आप सभी लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।